हार्मोनिक मोशन का दूसरा केस स्टडी करेंगे, सादा पेंडुलम। पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को मैं रिवाइज करवाता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। इसकी सिमत हमेशा वर्स्टी पोजीशन की तरफ रहेगी। आगे इसकी एग्जांपल करते हैं हम। सादा पेंडुलम। इसकी एग्जांपल से आपको इस डेफिनेशन को मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। सादा पेंडुलम में एक वायर होती है जिसकी लेंथ एल है। उसके नीचे एक छोटी सी गेंद लगी होती है जिसका मास एम होता है। अभी वो रेस्ट की हालत में है, तो उसकी जो मेन पोजीशन होगी उसे हम कह देते हैं ओ। उसका वजन नीचे की जानिब है। गेंद का वजन नीचे की जानिब होगा। वायर में टेंशन होगी जो वजन के मुखालिफ डायरेक्शन में होगी। तो दोनों बराबर और ऑपोजिट हैं, तो वजन और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो लिहाजा जो रेस्ट की हालत में है, मीन पोजीशन पर जब बॉडी होगी, इस पे कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। अब आप मैस एम को उठाएं और पोजीशन ए पर ले जाएं। जब आप पोजीशन ए पर लेके जाएंगे तो जो बॉडी का मैस एम है उसका वजन एम जी है। उसके बन जाएंगे दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट बन जाएगा एम जी कोस थीटा और दूसरा बन जाएगा एम जी साइन थीटा। अब आप गौर करें कि एम जी कोस थीटा और टेंशन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रह गया, एम जी साइन थीटा। तो ये बॉडी जो है ये एम जी साइन थीटा की वजह से मूव करेगी। तो एम जी साइन थीटा यहाँ पर एज अ रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाए। तो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट लेके जा रहा है, तो इस कंपोनेंट को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। जब बॉडी पोजीशन ए पर होगी तब रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। आहिस्ता आहिस्ता जब ये पोजीशन ए से ओ की तरफ जाना शुरू होगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी और इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कम क्यों होगी? क्योंकि ये मेन पोजीशन के करीब आ गया ना। तो जब करीब आ गया तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत ही नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी ताकि ये अब थोड़ा सा पास रह गया मेन पोजीशन के करीब पहुंचने के, तो ये पहुंच जाएगा। अब देखें जब ये ओ पर आएगा ना, ओ पर इस बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होगी। ओ पोजीशन पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगी। वो पहले मेन पोजीशन पर है तो रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत ही नहीं होगी। अब बॉडी इनर्शिया की वजह से यहाँ पर नहीं रुकेगी, वो आगे जाएगी बी की तरफ। जब बॉडी बी की तरफ जाना शुरू हो गई, ये अपनी मेन पोजीशन छोड़कर बी की तरफ जाएगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स तो उसे मेन पोजीशन नहीं छोड़ने देगी। रिस्टोरिंग फोर्स इस पे अमल करेगी ताकि ये आगे ना जाए। तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होती जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स इससे रोकेगी। ठीक है। तो चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होती जाएगी तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। बी पर जाके इसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स बी पर इसकी भी मैक्सिमम हो जाएगी। पोजीशन ए और पोजीशन बी पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी जीरो होती है। पोजीशन ओ पर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होती है और इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। ये थी सादा पेंडुलम की मोशन। जब आप बॉडी को इस पोजीशन से छोड़ेंगे तो इसके वापस आने की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो जब आप बॉडी को इस पोजीशन से छोड़ेंगे तब ये ज़्यादा स्पीड से वापस आएगा। तो एक बात तो हमारी पूरी होगी कि जितना बॉडी का मेन पोजीशन से फासला होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मेन पोजीशन के। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन की पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। अब आप देखें कि रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है।
तो लिहाजा रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है, एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। तो हमारी दूसरी कंडीशन थी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। दूसरी कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई। दोनों कंडीशनें पूरी हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि सादा पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आगे कुछ एक टर्म है टाइम पीरियड। आपके पास एक पेंडुलम है, आपने उसे पोजीशन ए से छोड़ा है और वो घूमता हुआ एक चक्कर लगा के दोबारा ए पर आ गया। तो ये पूरा जो चक्कर लगाया इसे एक साइकिल मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है उसे इसका टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड को बड़े टी से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब गौर करें कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या चीज़ें मौजूद हैं, एक एल मौजूद है और दूसरा जी, यानी कि टाइम पीरियड सिर्फ इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी, आपके पेंडुलम की लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, और अगर जी की वैल्यू चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें एक अहम बात यह है कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड डिपेंड नहीं करता। अगर आप बॉडी को ओ से ए तक उठा रहे हैं या इससे भी दूर लेके जाके छोड़ते हैं, तब भी उसका टाइम पीरियड उतना ही रहेगा जितना आप चाहे ए से छोड़ें, चाहे इस और पीछे जाके छोड़ दें या फिर बिल्कुल ही थोड़ा सा स्लाइड करके छोड़ें, तो टाइम पीरियड इसका सेम रहेगा, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप